कई सीनियर्स का सबसे पहला तो क्वेश्चन ये था कि क्लिनिकल आता है? तो आई वाज़ लाइक कि नहीं आता। 80-20 की बात जहाँ तक है बिल्कुल जेंडर बेस्ड है, गलत है। मैं हुँ। सपोर्ट नहीं करता हूँ। हुँ। जो मुझे नर्सिंग के अंदर सबसे ज़्यादा लैकिंग लगता है, वो लगता है प्रोफेशनल ग्रोथ। तो आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट जॉइन करने वाले हैं, मिस्टर राकेश बाजिया, ऑल द वे फ्रॉम न्यू दिल्ली। तो अपना इंट्रो दे दो। थैंक यू श्वेता मुझे इस अपॉर्च्युनिटी के लिए और मैं राकेश बाजा एम्स दिल्ली में फ़िलहाल एज़ ए नर्सिंग ऑफ़िसर वर्क कर रहा हूँ। पिछले 6 साल से मैं यहाँ पे अपना क्लिनिकल जो ड्यूटीज़ है वो कर रहा हूँ और बस इतना ही है, बाकी तो तो 6 साल तो बहुत लंबा टाइम है। हाँ, काफ़ी दिन हो गए मतलब 6 साल, अभी तो पता भी नहीं लगा कि कैसे हो गए 6 साल पूरे के। तो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी? हमें थोड़ा-सा बैकग्राउंड चेक चाहिए। हाँ, बैकग्राउंड तो ऐसा था कि बहुत ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मैं हुँ। बात करता हूँ तो बचपन में तो नहीं पता था कि कैसे क्या पढ़ाई होती है। मैं एक बहुत ही छोटे से गाँव से आता हूँ, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी एजुकेशन को हुँ। लेके, खेती का काम ज़्यादा था घर में। तो वही सब चीज़ें कर रहे थे देन वन डे सडनली पापा ने कुछ डिसीज़न्स लिए कि भई आफ्टर 12th कि अभी आपको नीट की प्रिपरेशन करनी है। तो मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था कि करनी है कि नहीं करनी है, क्योंकि बेसिक्स बहुत ही ज़्यादा पुअर थे। तो फिर चला गया मैं नीट की प्रिपरेशन करने के लिए सीकर जैसे वो कहते हैं कि कोचिंग हब वाली जगह पे। तो वहाँ जाने के बाद में पता चला कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मतलब कुछ पता ओह! ही नहीं था उस भीड़-भाड़ में मैं अपने आप को खो ही चुका हूँ जैसे हो गया था। उसके बाद मैंने थोड़ा-सा पढ़ना स्टार्ट किया, कुछ बेसिक्स क्लियर करे, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर बहुत अच्छा मार्क्स नहीं आए। और मैं ऑलमोस्ट गिव अप वाली स्टेज पे था, फिर थोड़ा-सा चेंज किया रास्ता कि चलो अब डॉक्टर तो नहीं बन पा रहे हैं, जैसे कि सभी की कहानी होती है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की यही कहानी होती है नर्सिंग के अंदर कि वो लोग जाते डॉक्टर बनने के लिए हैं, लेकिन जब डॉक्टर नहीं बन पाते तो वो नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हैं। ऐसी वाली कहानी लगभग सभी की होती है आजकल। तो वही था फिर मैंने नर्सिंग चूज़ किया, नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया, जो एंट्रेंस टेस्ट होता है आरयूएचएस राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ के थ्रू। उसके अंदर भी बहुत अच्छा स्कोर मेरा नहीं रहा, उसमें मुझे गवर्नमेंट कॉलेज जो है अलॉट नहीं हुआ। एक बहुत ही छोटा-सा प्राइवेट कॉलेज जो है मुझे अलॉट हुआ। मैंने जॉइन कर लिया क्योंकि और कोई रास्ता था भी नहीं उस टाइम पे। हुँ। फिर जॉइन करने के बाद में थोड़ी चीज़ें पता चली, अब मैं हिंदी बैकग्राउंड से आया था, नर्सिंग तो पूरा का पूरा आपका इंग्लिश में था, तो ओके। वो भी थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट फ़ेज़ था। और फिर एक चीज़ और जो है यहाँ पे होती है, तो जो नॉन उससे आते हैं, नॉन काउंसलिंग जो स्टूडेंट्स आते हैं, वो लोग पहले जॉइन कर लेते हैं और मैं काउंसलिंग से आया हुँ। था तो ऐज़ डिले और मैंने लगभग 3 महीने बाद मतलब जो रूटीन बैच स्टार्ट होता है उसके भी 3 महीने बाद मैंने अपना बैच जॉइन किया जाके। तो इट वाज़ लाइक कि इतने सारे टॉपिक्स तो ऑलरेडी टीचर्स ने जो है कवर करवा ओके। दिए हैं, अब वो स्पेशली मुझे तो नहीं पढ़ाएँगे अलग से। बट आफ्टर ऑल थोड़ा-सा उनको कोप किया, चीज़ें सीखी, लर्न किया कि कैसे पढ़ना है। वहाँ हुँ। मतलब जब कोचिंग मैं कर रहा था सीकर में, तो वहाँ पे मैंने सबसे अच्छी जो चीज़ सीखी वो ये थी कि किस तरीके से क्या चीज़ है जो पढ़नी है और किस तरीके से अपनी सीटिंग कैपेसिटीज़ को आप बढ़ा सकते हो। ये चीज़ें मैंने ज़रूर सीखी, तो मैं उसको वेस्टेज ऑफ टाइम ना बोल के मैं ये कहता हूँ कि हुँ। वो जो 1 साल था वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जहाँ पे मैंने सीखा कि क्या पढ़ाई होती है, किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से एग्ज़ाम आपको देनी क्योंकि वो इतने सारे वीकली टेस्ट होते हैं, मेजर टेस्ट, माइनर टेस्ट, डायमंड टेस्ट सीरीज़ तो मल्टीपल जो टेस्ट वगैरह चलते रहते हैं, तो वहाँ पे मैंने सीखा कि क्या इम्पोर्टेंट है पढ़ाई के लिए। तो फिर वो जाके मैंने इम्प्लीमेंट किया अपनी नर्सिंग के अंदर और फर्स्ट ईयर के अंदर ही मैंने काफ़ी अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर किया। तो आई वाज़ द टॉपर ऑफ माय क्लास। ओह! हाँ, फिर तो मतलब ये रहा कि फिर वो जर्नी चलती गई। जो मैं सबसे बड़ा एक चीज़ जो यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, हुँ। पीपल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लैकिंग यहाँ पे करते हैं कि जो कॉलेज लाइफ़ है उसको एन्जॉयमेंट बिल्कुल करना चाहिए। एन्जॉयमेंट अपने जगह पे है, कॉलेज लाइफ़ दोबारा से नहीं मिलती नो डाउट। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है कि लोग भागते हैं कि सोल्ड पेपर पढ़ लिया, नोट्स पढ़ लिए, टेक्स्ट बुक्स पे ध्यान बहुत कम बच्चों का होता है। हुँ। और मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही था कि मैं लाइब्रेरी में जाके बैठना, ठीक है? और लाइब्रेरी से पहले ही दिन जब कॉलेज जॉइन किया, उसी दिन जैसे बुक्स उठा लाए। नया बैच जब स्टार्ट हो जैसे ओके। सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ, तो सेकंड ईयर के पहले ही दिन जाके सारी की सारी बुक्स जो-जो चाहिए थी, वो सारी ले आए। वो एंड ऑफ द ईयर पे फिर हमें सबमिट करनी होती थी। ऐसा नहीं था कि वीकली हुँ। लेके आओ, फिर वीकली जमा करवा के आओ। तो वो सबसे अच्छा सिस्टम जो हमें लगता था हमारे प्राइवेट कॉलेज का। तो वो सारी बुक्स मेरे रूम पे पड़ी रहती थी, जब भी मन किया अपने पन्ने पलट लिए और वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा मतलब जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनके अंदर बहुत हुँ। ज़्यादा नॉलेज जो है होता है, बहुत वास्ट नॉलेज होता है, तो वहाँ से मैंने बहुत कुछ चीज़ें सीखी।
मतलब मैं शॉर्टकट्स की तरफ ना जाके और मैंने वो चूज़ करी जो एक्सप्लोर कर सकूँ मैं कि एग्ज़ैक्टली हुँ, कौन-सी चीज़ किस तरीके से वर्कआउट करती है। बस यही चीज़ें थी, फिर थर्ड ईयर तक आते-आते देखा कि आगे क्या करना है, क्योंकि अब आधी जर्नी तो नर्सिंग की कंप्लीट हो गई है, हुँ, ठीक है? तो थर्ड ईयर तक आते-आते फिर थोड़ा-सा पता लगा, मतलब तब तक मुझे ये भी नहीं पता था कि नर्सिंग ऑफ़िसर होता क्या है? ओके। थर्ड ईयर में थोड़ा-सा अपने सीनियर्स से पता किया, तो सीनियर्स भी लाइक कि एक जने का उस टाइम पे हमारे एक सीनियर का सिलेक्शन हुआ था और बहुत ज़्यादा ऐसे हाइप बन गई थी, कि हाँ, चलो देखो उसका सिलेक्शन हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो वो चीज़ भी थोड़ा-सा मोटिवेट किया और फिर मैंने कोचिंग जॉइन करा। तो कोचिंग जॉइन किया तो वाइस प्रिंसिपल को हमारे पता लग गया कि ये लोग तो कोचिंग जा रहे हैं, क्लासेस बंक करके। ऑल्दो बंक करके नहीं जाते थे, लेकिन थोड़ा-सा वो है कि ध्यान तो हटता ही है, ठीक है? हुँ, तो फिर उन्होंने हमें रोक लिया वापस से, क्लासेस का टाइम हुँ, बढ़ा दिया, शेड्यूल चेंज कर दिया, तो हम नहीं जा पाए। फिर हमें 1 महीने जाके और फिर हमें वो बंद करना पड़ा। फिर हम 4th ईयर में पहुँचे, 4th ईयर हुँ, के स्टार्टिंग में भी हमने कुछ दिन कोशिश करी कि चलो कोचिंग दोबारा से जॉइन कर लेते हैं, बट तब भी नहीं कंटिन्यू कर पाए। हार्डली 2 महीने तब कर पाए। फिर जैसे ही पास आउट हो गए, हम लोग पास आउट हुए थे दिसंबर 18, ठीक हुँ, है? तो दिसंबर 18 में पास आउट हुए और 2nd ऑफ जनवरी से हमारा नया बैच जो है कोचिंग के अंदर स्टार्ट हुआ था। एक प्लस पॉइंट जो हमारी कोचिंग का था कि वन टाइम हमें फीस सबमिट करनी थी और टिल द सिलेक्शन आप पढ़ सकते हो किसी भी बैच के अंदर आके, ओके। ठीक है? तो हमने और वो कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा भी नहीं था, बट सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हमने इसीलिए चूज़ किया था कि अगर इन केस हमारा अगर ये बैच पूरा नहीं भी हो पाता है, तो हमें घरवालों से दोबारा से पैसे नहीं माँगने पड़ेंगे, दोबारा से हुँ, फीस सबमिट नहीं करनी पड़ेगी और हम अगले बैच के अंदर भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट का। फिर तो बस उसके बाद में कंटिन्यू पढ़ाई करी और तब तो शेड्यूल इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया था कि सुबह कोचिंग जाना, ठीक है? हुँ, शाम को कोचिंग जैसे ही फिनिश उसके बाद में लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से रात को 11 बजे आना, फिर खाना बनाना क्योंकि रूम पे रहते थे, खाना बनाना, खाना और फिर वापस से सुबह से वही शेड्यूल। तो ये लगभग मैंने 7-8 महीने फ़ॉलो किया और ओह! 7-8 महीने के बाद में हमारा पहला एग्ज़ाम जो है एम्स दिल्ली ने कंडक्ट करवाया और उसी के अंदर जो है मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो हुँ, बस यही हुँ, जर्नी रही कंप्लीटली, ठीक-ठाक सी रैंक आ गई थी। 493 रैंक थी मेरी, मतलब ऑल ओवर इंडिया। दैट वाज़ गुड हुँ, फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट, तो मैं तो खुश था काफ़ी कि चलो फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया। बहुत ही एक पुअर से बैकग्राउंड से आके जिसके हुँ, बहुत ही कम बेसिक्स क्लियर हों, इतनी अच्छी रैंक आ जाए तो मैं तो खुश था अपने आप से। देन जॉइन कर लिया, फिर उसके बाद में आरएमएल ने भी ऑफर लेटर दिया, क्योंकि साथ ही साथ ओह! में आरएमएल में भी सिलेक्शन हुआ था। फिर मैंने आरएमएल जॉइन नहीं किया क्योंकि सभी वो कहते हैं ना कि नाम भी है, ठीक है? आपकी हुँ, स्किल्स भी जो है वो एम्स दिल्ली के अंदर बहुत ही अच्छी, आप स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हो। तो इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से फिर मैंने आरएमएल को जो है वो चूज़ ना करके और एम्स दिल्ली को चूज़ किया एंड थैंकफुली मैं उसमें काम कर रहा हूँ अच्छे से। यही सारी जर्नी थी। अच्छा, तो मेरे कुछ फ़ॉलो-अप क्वेश्चन्स हैं आपकी पूरी कहानी हुँ, सुनने के बाद। पहला, जैसे आपने मुझे बताया कि आपने 3rd ईयर में अपनी कोचिंग स्टार्ट करी थी। हाँ, हाँ। तो आपको पहले से पता था कि ऐसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, इसकी कोचिंग होती है, किसी ने बताया था? हाँ, वो हमारे सीनियर्स ने, क्योंकि उस टाइम पे एक ओके। सीनियर का सिलेक्शन हुआ था ना, तो हुँ, हमने चीज़ें थोड़ी-थोड़ी एक्सप्लोर करना ठीक है। स्टार्ट कर दिया था। फिर थोड़ा-सा यूट्यूब का भी सहारा होता है सभी के पास हुँ, में, उस टाइम पे कम था, अभी ज़्यादा हो गया है। तो उस टाइम पे थोड़ा-थोड़ा पता लग गया था और फिर मैं नीट की प्रिपरेशन करके आया था, हुँ, तो ये तो था कि मेडिकल बैकग्राउंड के अंदर गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो तुम्हें पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। इसलिए थोड़ा-सा अर्ली स्टेप ही हमने चूज़ किया था। तो तो उसी ये की वज़ह चीज़ से था। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो भी गया। हाँ, मतलब एक बड़ा स्टेप ये तो है कि अगर आप रिस्क चूज़ हुँ, करते हो, आप अगर टाइमली स्टेप्स अगर ले लेते हो, तो डेफ़िनिटली आपको फ़ायदा तो मिलता है। अच्छा। और कभी दिमाग में नहीं आया कि प्राइवेट जॉब कर लें जब तक सिलेक्शन नहीं हो रहा? क्योंकि 7-8 मंथ्स बहुत होता है। हाँ, मतलब प्राइवेट जॉब की तो कहानी ऐसी है कि घरवालों ने हुँ, नर्सिंग के अंदर मतलब भेजा इसीलिए था, हुँ। क्योंकि मेरा जैसा इंसान जो सिर्फ़ और सिर्फ़ खेती के बारे में जानता है, ठीक है? मतलब मैं अपने बचपन में तो मैं डोर टू डोर वेजिटेबल सेल भी किया है मैंने। ठीक है? और फिर थोड़ा-सा एक प्लस पॉइंट कहूँ, नेगेटिव पॉइंट कहूँ, आई डोंट नो, एक बचपन के अंदर शादी हो जाना, तो वो भी था थोड़ा-सा, तो वो भी ओह! एक ट्रैक ऐसा था कि जो तुम्हें डाइवर्ट ही करेगा, ठीक है? तो ये चीज़ें थी, एक फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था कि भाई अब शादी भी हो गया है, तो सारी चीज़ें खुद ही देखनी है।
क्योंकि घर वालों की तरफ से तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल हो चुकी है, शादी कर दी है, हुँ, नर्सिंग के अंदर एडमिशन करवा दिया है और घर वालों का पहला स्टेटमेंट यही था कि नर्सिंग अगर तू कर लेगा तो एटलीस्ट ये है कि 5-7-10 हज़ार रुपए की जॉब तो एक सिक्योर हो जाएगी प्राइवेट में ही सही। हुँ, ठीक है, वो एक नैरेटिव तो उनका इसी तरीके से था, लेकिन उन चीज़ों को मैंने गलत साबित करते हुए अपने आप को प्रूव किया कि कर सकते हैं। और डेफ़िनेटली हार्ड वर्क तो था ही था, मतलब उन 7-8 महीनों में तो घरवाले इतना ऑफेंड थे कि मैं 7-8 महीने में 1 दिन भी घर नहीं ओह! गया। ठीक है, 1 दिन भी घर नहीं गया, डेली घर से कॉल्स आते थे कि आ जाओ, मैं नहीं जाता था। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम था डेफ़िनेटली, बट रेगुलरली जो मैंने क्लासेस हुँ, जॉइन करी, जितना जो मैंने डेली पढ़ा, उसको डेली फॉलो किया और एक जो नेगेटिव पॉइंट जो है प्राइवेट कॉलेजेस का कि अपने को क्लिनिकल जो एक्सपोज़र है वो नहीं मिलता। लेकिन आजकल हुँ, अगर देखा जाए तो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर क्लिनिकल सिनेरियोज़ या फिर क्लिनिकल बेस्ड हुँ, एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। उन चीज़ों को बीट करने के लिए मैंने यूट्यूब का सहारा लिया था कि मैं जब भी बोर होता था, हुँ, ठीक है? कि चलो अब बुक्स पढ़ने से बोर हो गए, तो उस टाइम पे मैं अपना यूट्यूब खोलता था और जो भी प्रोसीजर्स होते थे, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, उन सब के वीडियोज़ जो है मैं देखा करता था। इवन दो इन वॉशरूम्स ऑल्सो, जहाँ रील्स स्क्रॉल करते हैं वहाँ पे मैं इस चीज़ को ऐसे यूज़ करता था। हुँ। तो मतलब आपने बहुत कम टाइम में अपना एक तो गोल सेट रखा और अपना डेडिकेशन पूरा दिया, चाहे घर वाले सपोर्ट करें, ना करें, पर आपने अब गोल से नहीं भटके आप। नहीं, घरवालों ने सपोर्ट किया लेकिन घरवालों ने हाँ। बहुत ही मतलब डेडलाइन सेट कर दी थी। इवन दो जब फाइनल एग्ज़ाम था उसके बाद पापा ने बुलाया और बोला कि अब क्या करना है? तो आई वाज़ लाइक कि हुँ। भई मेरे को प्रिपरेशन करनी है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए। तो पापा बोले कि ठीक है, टाइम ये है 31st ऑफ दिसंबर ओह! 2019, ठीक है? मतलब 1 ईयर है तेरे पास में, 365 डेज़ है। इन बिटवीन अगर तेरा सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भाई अपना खुद से कमाना स्टार्ट कर देना, उसके बाद हमारे पास में पैसे नहीं है। क्योंकि पापा भी फार्मर ओके। हैं तो उनके पास में बहुत ज़्यादा सेविंग्स नहीं थी ऑब्वियस बात है। तो यही वाला था, तो बस उसी टाइम को मैंने यूज़ किया और कहीं न कहीं डर भी था कि यार प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर इतनी स्ट्रिक्ट ड्यूटीज़ होती है, हुँ। पे आउट भी बहुत कम होता है, तो कैसे सर्वाइव करेगा इंसान? बस यही चीज़ें सोच-साच के और थोड़ा-सा पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो आपने टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं किया। हाँ, टाइम वेस्ट नहीं किया उस टाइम पे, हुँ। मतलब कॉलेज को मैंने एन्जॉय किया, ऐसी बात नहीं है, कॉलेज मैंने हुँ, काफ़ी हुँ। अच्छे से एन्जॉय किया। बट जो सबसे अच्छा जो सहारा था वो था टेक्स्ट बुक। मैं क्लासेस जॉइन करता था, ठीक है? और टे क्लासेस के बाद में मैं क्लासेस के अंदर नोट्स मैंने बहुत कम प्रिपेयर करे होंगे या फिर टीचर के डर से ही नोट्स बनाए होंगे। लेकिन उसके बाद में मैं अपने टेक्स्ट बुक्स पे ही सहारा होता था मेरा ज़्यादातर। अच्छा एक और चीज़, जैसे आपने बोला कि आपको आरएमएल का भी ऑफर लेटर आया था, हुँ, हुँ। तो आपका वो सेम एग्ज़ाम में आया था या आपने दोबारा एग्ज़ाम भी दिया था कोई कि उसमें नहीं, आया था? वो एक्चुअली सेम ही एग्ज़ाम अच्छा। था 2019 के अंदर जो 4 सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है आरएमएल, सफदरजंग, कलावती सारण एंड एक और है, हुँ, मैं नाम भूल रहा हूँ। ठीक है? इन चारों इंस्टीट्यूट्स ने और साथ ही साथ में एम्स दिल्ली ने। वो एग्ज़ाम कंडक्ट ओके। एम्स दिल्ली ने करवाया था लेकिन ये 5 इंस्टीट्यूट मिलके उन्होंने वैकेंसी जो है वो अनाउंस करी थी उस टाइम पे। फिर उसके अंदर सेम ही जो टॉपर लोग थे, उन्हीं को 2-2 इंस्टीट्यूट मतलब टॉपर्स को एम्स दिल्ली अपने हुँ, पास में भी रखा और दूसरे इंस्टीट्यूट्स को भी अलॉट कर दिया। तो सेम ही एग्ज़ाम के अंदर मेरे को 2 इंस्टीट्यूट अलॉट हुए थे। ओके। तो आपका एम्स दिल्ली और ड्रीम जॉब था। हाँ, ड्रीम जॉब तो था ही और गेस व्हाट कि मेरे साथ में लगभग 60 पीपल्स ने जॉइन किया। हुँ, आउट ऑफ 60 हार्डली हम 3 या 4 लोग जो है वो आज एम्स दिल्ली में हैं। बाकी लोग सब लोग जो है आरएमएल चले गए। ऐसा क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है, हुँ, जो कि हुँ। थोड़ा बहुत इनिशियली लगता भी है, फ़ील भी होता है। लेकिन वो टॉक्सिसिटी कहीं न कहीं आपको काम करने के लिए, सीखने के लिए मजबूर करती है। तो मैं उस चीज़ को नेगेटिव पॉइंट में नहीं बताऊँगा, ठीक है? मैंने आज तक मैं लिटरली बता रहा हूँ कि कितने सारे लोग हैं जो आपको कहते हुए मिल जाएँगे कि दिल्ली के अंदर इतना वर्कलोड है, इतना वर्कलोड है। भाई तुम्हें पेमेंट कितना मिल रहा है वो भी तो देखो, हैं? क्या तुम वहाँ सच पे में भी आएँगे हम। हाँ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इतने सारे पेमेंट के चक्कर में तुमसे बस बैठे-बैठे सैलरी मिल जाएगी तुम्हें? तो डेफ़िनेटली काम करना पड़ेगा, और फिर मुझे लगता वही है चीज़। कि एम्स एक ब्रांड है। अब उसको उस लेवल तक तो काम करना पड़ेगा ना कि ब्रांड का नाम रहे। बिल्कुल, भाई उन उन चीज़ों को अपन ने ही वो डेकोरम किसने सेट किया है? हुँ, वो केयर जो है वो अपन लोगों ने बेस्ट प्रोवाइड करी तभी वो इंस्टीट्यूट बेस्ट बनता है, हुँ, ठीक है? एक इंस्टीट्यूट के अंदर सिर्फ़ ये नहीं है कि डॉक्टर्स इसको बेस्ट बनाते हैं, नर्सेज इसको बेस्ट बनाती हैं। वो पूरा का पूरा एक टीम वर्क होता है और उस टीम हुँ, वर्क में ही बेस्ट तुम लोगों ने किया तभी जाके वो बेस्ट बना इंस्टीट्यूट, ठीक है? और वो बेस्ट अगर बने ही रहना है, बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन उसका बने रहना जो है वो सबसे ज़्यादा कंटिन्यूटी। इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? तो हुँ,
अब वो उस लेवल का माँगेगा ही ना भाई काम तो, और डेफ़िनेटली तुम एक इतना सही बड़ा बात है। एग्ज़ाम क्लियर करके जा रहे हो, तो तुमसे जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, वो एक्सपेक्टेशंस तुम्हें पूरी भी करनी होती हैं। तो ये तो होता हाँ, है। और आपकी 6 साल की जर्नी कैसी रही? मतलब एम्स चलो हमने सुन लिया कि आपने एम्स कैसे जॉइन किया, फिर उसके बाद पहला दिन कैसा था या कुछ इंटरेस्टिंग जो आप बताना चाहोगे? पहला दिन तो बहुत ही भयानक था, क्या बताऊँ मैं कैसा था। एक्चुअली देखो, वही चीज़ वापस से वहीं से स्टार्ट कर देते हैं कि हुँ, मैं प्राइवेट कॉलेज से आया था। हुँ, क्लिनिकल एक्सपीरियंस लगभग 0 के बराबर। अगर हमें भेजा भी जाता था, तो हम लोग उस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते थे। क्यों? हुँ, क्योंकि ध्यान सारा का सारा पढ़ाई पे था कि एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, तो जाके सिलेक्शन मिलेगा, हुँ, ठीक है? क्लिनिकल हुँ, से तो अकेले से नहीं होने वाला। लेकिन फिर नर्सिंग डिपार्टमेंट में गए, उन्होंने अलॉट किया, तो मेरे साथ हुँ, में एक और जो सिलेक्शन हुआ था, एक लड़की थी, मनीषा, ठीक है? तो हम दोनों ने सेम डे जॉइन किया। उसको और मेरे को सेम डिपार्टमेंट अलॉट हुए हैं। तो उसके वहीं से आँसू आना स्टार्ट हुए, क्योंकि वो पास्ड आउट थी वहीं एम्स दिल्ली से। तो उसको पता था कि ओह! गैस्ट्रो जो वार्ड है, वो कितना टॉक्सिक है, ठीक है? और कितना वर्क है उसके अंदर, बहुत ज़्यादा, क्योंकि गैस्ट्रो है और गैस्ट्रो इमरजेंसी होना तो मतलब बहुत ही ज़्यादा। और मेडिसिन वार्ड था, तो मेडिसिन वार्ड्स वैसे भी हेक्टिक होते हैं। तो उसके वहीं से आँसू आने स्टार्ट हो गए ना, लाइक यार सिलेक्शन हो गया, सब चीज़ें हो गई, फिर क्यों रोना है? ये तो खुशी की बात है ना कि आज तुम्हें डिप्लॉयमेंट मिल रही है, आज तुम डिप्लॉय हो रहे हो, अपनी हुँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंप्लीट करने के लिए, जो तुम्हारा ड्रीम था वो पूरा हो रहा है, तुम क्यों रो रहे हो? ये बात फिर जब मैं सेकंड फ्लोर पे जब मैं पहुँच गया गेस्ट्रो वार्ड में, तब जाके मुझे समझ में आया। तब जाते ही सीनियर्स का सबसे पहला तो क्वेश्चन ये था कि क्लिनिकल आता है? तो आई वाज़ लाइक कि नहीं आता। एंड लिटरली मतलब लोगों के अंदर ये हुँ, डर भी होता है, लेकिन मैंने जो वहाँ पे सबसे रिस्पॉन्स जो किया वो यही था, पहला रिस्पॉन्स कि मैम मैं सीख लूँगा। नहीं आता, हुँ, बट मुझे चांस दो, मैं सीख लूँगा। एंड गेस व्हाट कि ओके, 3 दिन मुझे जो है वो कवर में डाला सीनियर्स के। 3 दिन के बाद चौथे दिन मैंने अपना जो है वो अपनी ड्यूटीज़ खुद से करी थी। ऑल्दो हेक्टिक था, बहुत हेक्टिक था, हुँ, बहुत डिफिकल्ट टाइम था वो, लेकिन बियर कर गया मैं उस चीज़ को। एंड प्राउडली अभी तो अच्छे से कर रहे हैं सारी चीज़ें। वेरी गुड। हुँ। और जैसे लोग कहते हैं सीनियर जूनियर बहुत चलता है। सीनियर जूनियर तो आपने तो एक्सपीरियंस किया ही होगा थोड़ा बहुत, तो ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन देखो वो थोड़ा-सा सीनियर जूनियर की बात ऐसी है कि अगर हुँ, स्ट्रिक्टनेस नहीं होगी, तो जब आप स्पेशली जब आप जॉइन करके आते हो, तो तब तुम्हारी एक्सपेक्टेशन बहुत अलग होती है कि गवर्नमेंट जॉब है, मैं ऐसे हुँ, मज़े करूँगा, ऐसे करूँगा। और ऑब्वियस बात है कि जो सबसे पहला चीज़ है वो है डिसिप्लिन, ठीक है? सीनियर्स जो है वो अपने को डिसिप्लिन रहने के लिए, फोकस रहने के लिए वो करते हैं। काम में गलतियाँ ना हो इसलिए वो हमें सुपरवाइज़ करते हैं, और अगर अपन छोटे-छोटे स्टेप्स अगर गलत उठाएँगे, तो उसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली पेशेंट पे पड़ना है। हुँ, ठीक है? तो मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ें गलत हैं, ऑल्दो कुछ-कुछ लोग ज़्यादा एक्सट्रीम कर देते हैं, तो वो बात अलग, गलत भी है। अति तो सभी की चीज़ों की गलत है। लेकिन हाँ, वो चीज़ें सिखाती हैं अपने को काफ़ी कुछ चीज़ें, और ये चीज़ उस टाइम पे तो नहीं पता चलती, उस टाइम पे तो लगता है कि सीनियर्स जो है टॉर्चर कर रहे हैं। बट नाउ आफ्टर 6 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आई कैन फील दिस कि वो कितना इम्पोर्टेंट था। क्योंकि अब ठीक है? आप हाँ। सीनियर हो ना? नहीं, मैं इतना भी स्ट्रिक्ट सीनियर अभी नहीं हूँ, बट हाँ, बस इतनी-सी बात है कि मैं सबसे एक ही चीज़ बोलता हूँ, हुँ, गलत नहीं करना है, जहाँ डाउट हो पूछ लो, बस। जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि भई तुम्हारे एक्शन्स का पेशेंट के ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं आना चाहिए, हुँ, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट जो आया है वो ऑलरेडी सफरिंग आया है, और तुम्हारे स्टेप्स से अगर उसकी सफरिंग बढ़ रही है, तो तुम उसके लिए ठीक नहीं हो। ठीक है? तो हुँ, तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव करना है, तुम्हें अपने एक्शंस को सही करना है, तुम्हें ऐसे एक्शंस ही लेने हैं जो पेशेंट के लिए बेनिफिटेड, हुँ, समझ रहे हो? तो कॉम्प्लिकेशन से तुम्हें वो करना है। फिर वही नर्सिंग की कहानी आ गई कि कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना है। सही बात। और अब जो एट प्रेज़ेंट 2026 है, 80-20 भी है, हुँ। कॉम्पिटिशन भी टफ हो गया है। अब तो नॉर्सेट भी पूरा यूपीएससी जैसा होता है। हाँ, आपकी बिल्कुल। फ्यूचर नर्सिंग एस्पिरेंट्स के लिए क्या-क्या एडवाइस है? फ्यूचर नर्सिंग एस्पिरेंट्स के लिए तो देखो करंटली तो आई एम आल्सो रनिंग अ इंस्टीट्यूट नेक्स्ट जेन हुँ, ई-नर्सिंग। हाँ, मैंने अपना खुद का इंस्टीट्यूट जो है स्टार्ट किया है। टीचिंग लाइन में मैं इनिशियल जब से मैंने जॉइन किया तभी से मैं हूँ। मल्टीपल हुँ, इंस्टीट्यूट से मैंने टीचिंग जो है करवाई है। काफ़ी लोग जो है सेलेक्ट हुए हैं हमारे स्टूडेंट्स, ऐसी बात नहीं है। 80-20 की बात जहाँ तक है बिल्कुल जेंडर बेस्ड है, गलत है। मैं हुँ, सपोर्ट नहीं करता हूँ। लेकिन जो चीज़ें अपने कंट्रोल में नहीं हैं, ये डिसीज़न्स गवर्नमेंट के हैं, ये डिसीज़न्स एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के हैं, इनमें आप कुछ भी फेरबदल नहीं कर सकते।
फिलहाल तो हालाँकि ये सारा का सारा लीगल ही हो गया है, सारा का सारा अभी हाई कोर्ट में चल रही है, हियरिंग्स हो रही हैं, देखो क्या फाइनल डिसीजन आता है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप एक चीज़ देखो, 2019 से पहले नॉर्सेट नहीं होता था, पर्टिकुलर एम्स जो है अपनी वैकेंसीज़ कंडक्ट करवाता था। उसके अंदर वैकेंसी के अंदर कितने आती थी पोस्ट? 400, 500, 300, 200, 500 से ऊपर तो बाई चांस ही आती थी, ठीक है? 2019 में जो है वो 80-20 रूल आया और उसके बाद में नॉर्सेट भी आया। नॉर्सेट में क्या हुआ कि सारे के सारे इंस्टीट्यूट्स जो है वो कंपाइल करके और अभी एक ही वैकेंसी जो है वो अनाउंस करते हैं। उस एक वैकेंसी के अंदर वैकेंसीज़ आती हैं 3000, 4000, ठीक है? अब 3-4 हज़ार वैकेंसीज़ के अंदर अगर देखा जाए तो मेल का पार्ट अगर अपन मोटा-मोटा 1000 भी लेके चलें, स्पेशली फॉर बॉयज़ मैं ये बात बता रहा हूँ, कि अगर अपन 1000 पोस्ट भी लेके चलें, तो 2019 से तो बेटर है ना? 400 पोस्ट, 500 पोस्ट के अंदर मेल, फीमेल दोनों कैंडिडेट से आज तुम्हें 1000 पोस्ट पर्टिकुलरली सिर्फ़ और सिर्फ़ बॉयज़ को मिल रही है। तो देखो हर एक सिक्के के 2 पहलू हैं, आप इसको पॉजिटिव देख लो, आप इसको नेगेटिव देख लो। जो मुझे लगता है कि अगर तुम इस चीज़ को पॉजिटिव तरीके से देखना चाहते हो तो बेस्ट ये चीज़ है कि उस टाइम पे जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तब 400 वैकेंसीज़ थी, 400 में मेल एंड फीमेल दोनों थे और तब भी कोई डाउट वाली बात नहीं है कि फीमेल्स का रेशियो ज़्यादा ही होता था, ठीक है? अब 1000 वैकेंसीज़ पर्टिकुलरली बॉयज़ के लिए डेज़िग्नेटेड है, 3000 जो है फीमेल्स के लिए है। लेकिन अब तुम उन 1000 पे फ़ोकस करो ना, तुम लोग क्या देखते हो कि 80-20 हो गया, हमारे नंबर ऑफ पोस्ट कम हो गई। अरे भाई ठीक है, वो तुम्हारे हैंड में नहीं है, तुम्हारे बस में नहीं है वो चीज़ें। तो तुम गलत को लेके अगर रोने-धोने को बैठ जाओगे तो ऑब्वियस बात है कि तुम्हारी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी, तुम्हारा मेंटल स्टेट भी एक तरीके से नेगेटिव तरफ ही जाएगा। तो तुम इसको पॉजिटिव तरीके से देख लो ना, सही ठीक है? बात। वो चीज़ें गवर्नमेंट के उसमें है, जब ठीक होंगी, हो जाएँगी और होनी भी चाहिए, तो वो चीज़ें हैं। 80-20 को लेके मेरा यही है और प्रिपरेशंस को लेके जो सबसे बेस्ट जो मैंने अपने लिए किया, वो एक ही चीज़ है कि कंटिन्यूटी आपको रखनी है। डेली पढ़ना है, अपने आप के रूल अपने जो क्राइटेरिया आपको डेली सेट करना है कि आज मुझे इतने एमसीक्यू सोल्व करने हैं, आज मुझे ये पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है। तो जो पढ़ लो उसके क्वेश्चन ज़रूर सोल्व करो सो दैट आपको पता चल पाए कि जो आपने पढ़ा है, उसको आपने कितना गेन किया है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि चलो थ्योरी पढ़ लेता हूँ, पन्ने पलट रहे हाँ, हैं, हाँ, थ्योरी पढ़ हाँ। लेता हूँ, पन्ने पलट रहे हैं और फिर उसको इवैल्यूएट कब करोगे फिर? जब सारा एक साथ एक्यूमुलेट हो जाएगा तब। तो जब आपके पास में टाइम है इनिशियली, पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा, उसके एमसीक्यूज़ सोल्व किए, फिर जब एंड आएगा तब आपने जो शॉर्ट नोट बनाए होंगे उस टाइम पे, उनको आप रिवाइज़ करो और रिवाइज़न के साथ में आप एमसीक्यूज़ पे और ज़्यादा फ़ोकस्ड हो जाओ। डेफिनिटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, क्लिनिकल्स को अवॉइड नहीं करना है, जो गलती मैंने करी वो मैं सबको एडवाइस नहीं करूँगा, ठीक है? क्लिनिकल्स अपनी जगह पे पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट है और क्लिनिकल्स में भी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपकी सही लर्निंग। हुँ, लोग क्या करते हैं शॉर्टकट्स चूज़ करते हैं कि कोई बात नहीं, स्टेरिलिटी अरे कोई बात नहीं चल जाएगा, नहीं। आप जो चीज़ सीख रहे हो वो एट लीस्ट आपको सही सीखनी है। चाहे आप कम सीख लो लेकिन सही सीखो, बात वो है। वही सही चीज़ें बात। आपके एग्ज़ाम के अंदर आपको हेल्प करेंगी और वही चीज़ें आपके प्रोफ़ेशनल ग्रोथ के अंदर आपकी हेल्प करेंगी। तो हुँ, ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बाकी तो इतने सारे प्लेटफ़ॉर्म्स जो है अवेलेबल हैं और मैं तो ये कहूँगा कि हमारे पास में जितने भी टीचर्स हैं सारे के सारे सेलेक्टेड हैं, सबको 5+ इयर्स का एक्सपीरियंस है। थोड़ा-सा प्रमोशन मैं कर दूँ नहीं? नहीं, नहीं, आप ज़्यादा सा कर लो। है ना? तो वही चीज़ें हैं और सबसे अच्छी चीज़ हमने जो चीज़ करी वो देखो आप, हमने हुँ, एक अर्जुना बैच के नाम से अर्जुन बैच जो है वो अनाउंस किया। कंप्लीटली हमने उसको फ्री रखा। अब हुँ, उसका जो 59 रुपीज़ जो मेंबरशिप चार्जेज़ है, वो इसलिए रखा क्योंकि यूट्यूब के कुछ लिमिटेशंस हैं कि अगर आपको कोर्स ओके। क्रिएट करना है, तो आपको 59 रुपीज़ का एक वो मेंबरशिप प्रोग्राम जो है वो हुँ, रखना पड़ेगा। उसके लिए भी उसके पीछे रीज़न इतना सा है कि आपको सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़्ड वे में मिल जाए। अभी अगर आपको सीपीआर पढ़ना है तो आपको क्या करना है कोर्स पे क्लिक करो, आप जाओ फंडामेंटल के लेक्चर के अंदर आपको सीपीआर मिल जाएगा। ठीक है? आपको मस्कुलस्केलेटल पढ़ना है कोर्स सेलेक्ट करो एमएसएन में जाओ उसमें आपको मस्कुलस्केलेटल मिल जाएगा। लेकिन अगर हम ये कोर्स वाला जो चूज़ नहीं करते यूट्यूब वाली फैसिलिटी तो फिर आपको एक-एक पूरा ऐसे स्क्रॉल करते जाओ कि कहाँ मिलेगा हाँ, मुझे मस्कुलस्केलेटल। तो इसलिए वो 59 रुपीज़ और वो कंप्लीटली यूट्यूब का ही खुद की पॉलिसी है। हमारा तो उसके अंदर कुछ इन्वॉल्वमेंट है भी नहीं, हुँ, क्योंकि हमने कोचिंग स्टार्ट कर दिया। हमारा ये था कि भई हमें स्टार्ट करना है जल्दी से और हमारे पास में ना वेबसाइट था ना एप्लीकेशन था, तो हमने यूट्यूब का ओके। सहारा लिया और उसके अंदर गेस व्हाट? आज मैं ये गारंटी देता हूँ कि यूट्यूब पे तो, ठीक है? हुँ, नर्सिंग की हिस्ट्री के अंदर यूट्यूब पे तो जितना कंटेंट, जितना थ्योरी, जितना बेस्ट हमने प्रोवाइड करा है, उससे बेस्ट किसी ने नहीं करा आज तक। ये गारंटी है और ये स्टूडेंट रिव्यूज़ भी हैं।
अभी तो हमने वेबसाइट हुँ। बना दिया और उसपे स्टूडेंट रिव्यूज़ भी हमारे पास में है। इतना बढ़िया मतलब जो हम ऑफ़लाइन में पढ़ते हैं, जहाँ हम 25-25, 30-30 हज़ार रुपए की फ़ीस में हम जो लोग पढ़ते हैं, हाँ। वही लेवल का कंटेंट और मैं तो कहूँगा उससे भी बेस्ट कंटेंट और सारे सेलेक्टेड टीचर्स, सबके पास में इतना अच्छा एक्सपीरियंस, ठीक है? कुछ लोग तो एमएससी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट तक भी हमारे हुँ, पास में है। और वो लोग ये आपको सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाते हैं, जिनके पास में अच्छा क्लिनिकल एक्सपोज़र है और हुँ, इंस्टीट्यूट भी ज़्यादातर जो फैकल्टीज़ हैं, सारे एम्स दिल्ली से हैं या तो जीएम से, चंडीगढ़ से हैं। तो दोनों ही इंस्टीट्यूट अपने आप में इतना हाई लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ के स्टाफ से, वहाँ के फैकल्टीज़ से पढ़ना, तो अपने आप में एक बड़ी बात होती है, जो कहीं न कहीं लैकिंग है। तो डेफ़िनेटली लोगों को जॉइन करना चाहिए। जितना वो हमने एक्सपेक्ट किया था, वो बिल्कुल नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि भई नया इंस्टीट्यूट है, ठीक है? नए फेसेस नहीं हैं और सबसे अच्छी हुँ। चीज़ कंटेंट क्रिएटर्स नहीं हैं हम लोग, है ना? मतलब नहीं सीरियसली यार मैंने देखा कि हुँ, टीचिंग टीचिंग कम और कंटेंट क्रिएशन ज़्यादा रह गया है। ये बात हुँ, फैक्ट है। मतलब लोग शायरियाँ मार रहे हैं, तो वाह-वाह कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है? और किसी ने कोई बहुत बड़ी-सी मतलब ऐसे ही कोई भी लाइन मार दी बेहूदी की ऊँचाई से, ठीक है? मैंने देखा है, तो कैसी भी लाइन हो, लोग वाह-वाह कर रहे हैं और उनकी रील्स बन रही हैं, लोग उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। लेकिन जो अच्छी चीज़ें और ये बात सही भी है मतलब यही कलयुग है ना कि भई अच्छी चीज़ें सपोर्ट नहीं करी जाएँगी, बेकार की चीज़ें जो तो फिर भी दिखता है चलो वही बिकता है। हाँ। कोई तो नहीं, ये कोई चीज़ नहीं। हुई है बहुत ज़्यादा। वो ना शॉर्ट पीरियड के लिए है। जो लॉन्ग टाइम के लिए जो रन करता है वो वही है जो आपको सच्ची में मेन जो चीज़ कंटेंट चाहिए वो उसी में ही चलेगा। कितनी देर तक वो रील्स वायरल हो जाएँगी, उससे वो इंसान पढ़ नहीं सकता। फ़र्क समझो। नहीं, अब देख लो। नहीं, फिर भी हमने अब एक चीज़ देखो, हमने ज़ीरो रेवेन्यू बेस पे, सारे हुँ, फैकल्टीज़ पेड हैं, ज़ीरो रेवेन्यू बेस पे भी हमने वो बैच ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, अभी चल रहा है, रनिंग में है, ठीक है? वो रनिंग में है लेकिन ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, हार्डली 1-2 सिस्टम हुँ, एमएसएन के बचते हैं और 2-3 टॉपिक जो है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के बचते हैं। बाकी ऑब्स गायनी कंप्लीट हो गया, साइकियाट्री कंप्लीट हो गया, रिसर्च मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया, कम्युनिटी ऑलमोस्ट फाइनल पे है। तो अब देखो इतना सारा कंटेंट और सारा का सारा एक-एक टॉपिक कवर करा है हमने, एक भी टॉपिक मिस नहीं किया हमने, कोई छोटा-सा टॉपिक भी हो चाहे से। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? थोड़ा तो बस टाइम होप लगेगा फॉर द पर बेस्ट। हो जाएगा। बिल्कुल, हम लोग कंटिन्यू करेंगे और हम बिल्कुल भी डिमोटिवेटेड तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं है इस चीज़ को लेके कि हमारे साथ ये नहीं हुआ। किस एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन ज़रूर होगा, उसी बात पे है बस। आपका काम मोटिवेट करना है, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। हाँ, तो मैं हो भी नहीं रहा हूँ ना, कैसे हो जाऊँगा ऐसे ही? हुँ। और लास्ट क्वेश्चन सबसे आई थिंक इम्पोर्टेंट अ, कैसे पूछूँ मैं? चलो, जो लोग नर्सिंग कर चुके हैं, आप उसके लिए कोचिंग ले रहे हो। जो नर्सिंग में आना चाहते हैं, स्पेशली जो मेल्स नर्सिंग में आना चाहते हैं या जो सोच रहे हैं, आई थिंक लोगों को ज़्यादा पता नहीं है इसके बारे में। अभी भी लोगों को हाँ, लगता है कि नर्सिंग फीमेल डोमिनेटिंग फीमेल है, डोमिनेटिंग है। लेकिन हुँ। मेल्स भी हैं। तो इसके बारे में आप थोड़ा-सा एनकरेज करना चाहेंगे अगर? देखो, बात ऐसी है कि नर्सिंग नोबल प्रोफ़ेशन है, ये बात बीइंग ए नर्सिंग ऑफ़िसर अपने को पता है। लेकिन जो 12th के स्टूडेंट्स हैं या फिर 10th के हैं जो साइंस की हुँ, तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। आज अगर देखा जाए, भाई सबसे जो मेन चीज़ होती है एक क्लास के जो मिडल क्लास से हुँ, जो भी रिलेट करते हैं उनके लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है गवर्नमेंट नौकरी, ठीक है? सही बात। और जहाँ तक मुझे लगता है इन इंडिया नर्सिंग जो प्रोफ़ेशन है, वो अकेला प्रोफ़ेशन है जिसके अंदर रेगुलरली वैकेंसीज़ आती हैं। हुँ, अभी तो आप देखो हर 6 महीने के अंदर 3000 नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी आ रही है, ठीक है? सही और बात। कितना अच्छा पे ग्रेड है, वो भी आप देखो, ठीक है? एज़ एंट्री लेवल अगर देखा जाए, एट एंट्री लेवल अभी फिलहाल 85,000 प्लस सैलरी आपकी रहती है। हुँ, और कितने अच्छे बेनिफिट्स भी है साथ में, आपके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, आपको छुट्टियाँ इतनी सारी मिलती हैं, ठीक है? ड्यूटी आवर्स आपके 6 आवर्स हैं, नाइट ऑल्दो 12 आवर का है, लेकिन ड्यूटी आवर्स फिर भी बहुत अच्छे हैं, शिफ्टिंग ड्यूटीज़ है, ऑफ ज़्यादा है, इतना सब कुछ है। और साथ ही साथ में कि आपको सबसे अच्छी अपॉर्च्युनिटी है कि आप बहुत जल्दी जॉब लग सकते हो, बहुत कम हुँ, टाइम में। अगर आप सीरियस हो अपनी पढ़ाई को लेके, आप सीरियस हो अपने करियर को लेके, तो डेफ़िनेटली आपका आराम से सिलेक्शन हो जाता है और मैं अभी तो देख रहा हूँ यार, मतलब अ, अगर एक वैकेंसी के अंदर
1000 कैंडिडेट्स अगर सेलेक्ट होके आ रहे हैं, तो 200 से 300 लोग तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन होके आ रहे हैं। क्योंकि हाँ, फ्रेशर जो माइंडसेट है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके अंदर नेगेटिव चीज़ें नहीं है। अगर 1-2 एग्ज़ाम आप दे लेते हो, तो उसके बाद में आपको लगता है कि यार पता नहीं कैसे होगा। लेकिन एज़ ए फ्रेशर मैंने भी ये चीज़ फ़ील करी थी, और आज मैं लोगों से पूछता हूँ, तो उनके पास भी ये है कि सर पता ही नहीं था कि कैसे देना है एग्ज़ाम। हुँ, बस ये था कि अपना बेस्ट करना है। गुड। अपने को जो अपने बेस्ट आंसर्स आते हैं, वो करना है। तो उन स्टूडेंट्स को मेरी तो यही एक राय रहेगी, यही सजेशन रहेगा कि जॉइन करो नर्सिंग, अपनी कॉलेज लाइफ को एन्जॉय भी करो, और साथ ही साथ में टेक्स्ट बुक्स पे थोड़ा फ़ोकस करो, क्योंकि अगर कोई ऑथर एक ऑथर को अपनी पूरी लाइफ लग जाती है एक बुक को राइट करने के अंदर। उसके अंदर उसका कितना भारी भरकम एक्सपीरियंस है, कितनी रिसर्चेज़ उसके पीछे है, कितना ऑथेंटिक डाटा है उसके पास में, वो आपको हुँ, एक टीचर 1 घंटे के लेक्चर के अंदर उतनी सारी चीज़ें नहीं बता पाता। वो सिर्फ़ आपको हाइलाइटेड चीज़ें ही बता पाएगा, सारी चीज़ें नहीं बता पाएगा। तो हुँ, वो चीज़ें आपको अगर लर्न करना है, एक्चुअल मीनिंग अगर आपको सीखना है मेडिकल का, तो वो टेक्स्ट बुक्स के अंदर है। उन चीज़ों को फ़ॉलो करो, शॉर्टकट्स की तरफ मत भागो कि चलो सॉल्व पेपर पढ़ लूँ और पास हो जाऊँ। पास होना इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब वही बात है कि जब आपको लगे कि कोई भी रास्ता नहीं है, तो आप सॉल्व पेपर चूज़ करो। हुँ। अदरवाइज़ जब आपके पास में टाइम है, आप टाइम दो, अपनी बुक्स के साथ में टाइम स्पेंड करना सीखो। ये बहुत ज़रूरी है। तो यही है मेरा सजेशंस तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को। अब थोड़ा हम जाते हैं बेनिफिट्स पे जैसे आपने कहा। तो अगर आप इन शॉर्ट एक स्नैपशॉट चाहिए, जैसे आपको किसी को बताना ही है कि ये फ़ायदे हैं भई नर्सिंग करने के और नर्सिंग जॉब में क्या-क्या गवर्नमेंट जॉब लगते हैं तो क्या-क्या फ़ायदे होते हैं? स्पेशली एम्स दिल्ली की। आप अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल कर सकते हो। पहला, बहुत हुँ, सारे लोगों का ड्रीम होता है कि मेरे को पैसा कमाना है, घूमना है, फ़ोन लेना है, सारी चीज़ें आप पूरी कर सकते हो। दूसरा, सोशल रिकॉग्निशन, बहुत अच्छा सोशल रिकॉग्निशन अभी मिलने लग गया है नर्सिंग ऑफिसर्स को। आज आप अगर जाके कहीं पे बोलोगे कि मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ एम्स दिल्ली में, एम्स दिल्ली के अंदर भले ही से आपकी इतनी ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि आपके जैसे बहुत लोग हैं वहाँ पे, क्योंकि आप उनकी कम्युनिटी है वहाँ पे। हुँ, लेकिन आउटसाइड द एम्स अगर आप जाके किसी को बोलोगे मैं एम्स दिल्ली में काम करता हूँ, तो उसको बहुत अच्छी रिकॉग्निशन मिलती है, और फ्यूचर तो सिक्योर है ही है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं इसमें। और और आपने ऐसे सेवा बताया। सेवा, हुँ। है ना? तो सेवा भाव भी है उसके अंदर। और सैलरी भी तो अच्छी है। हाँ, बोला ना कि भई इतना पेमेंट मिलता है कि आप अपने ड्रीम्स को कंप्लीट कर सकते हो। जो भी हुँ, आपका ट्रैवलिंग है, आपका कुछ परचेज़ करने का है, अपने माता-पिता को कहीं पे घुमाना है, तो वो सारी चीज़ें आप फुलफ़िल कर सकते हो। इतना इनफ सैलरी आपको मिलता है। मतलब 85,000 तो एंट्री लेवल पे है। हुँ, 2-3 साल के बाद में तो 1 लाख प्लस, और अभी तो 8th पे कमीशन। मैं कल ही कहीं न्यूज़ पढ़ रहा था, 8th पे कमीशन में किसी कमिटी ने रिकमेंडेशन दी है कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो 3.7 हो जाएगा। 3.7 के हाँ। हिसाब से एंट्री पे, अगर 3.7 के हिसाब से देखा जाए, तो एंट्री पे जो पेमेंट होगा, बेसिक पेमेंट, वो 1,37,000 है। ओह! तो अब आप देखो, बात है। और इससे अच्छा बेनिफिट क्या हो सकता है बताओ? सेकंड और ग्रेड की शायद। जॉब, हुँ, 1,37,000 की सैलरी, 6 आवर्स की ड्यूटी, इससे अच्छी क्या ही लाइफ होगी बताओ? हैं? मेडिकल मैं तो, बेनिफिट्स अलग। मतलब ये डिमोटिवेटिंग नहीं है, लेकिन अगर बीइंग अ डॉक्टर अगर किसी चीज़ को देखा जाए, तो कितना हेक्टिक शेड्यूल है। हुँ, मतलब 24 आवर्स की उनकी इमरजेंसी ड्यूटीज़, उसके बाद में भी उनको थेसिस वर्क करना, इतना सारा। और एक चीज़ और जो मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हुँ, जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, अभी तक मैं भूल रहा था। जहाँ तक मुझे लगता है, आफ्टर सिलेक्शन लोगों के अंदर ये हो जाता है कि स्टेबल हो गए भाई, अब ठीक है, अब नौकरी मिल गई, अब अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिएँगे। हुँ, जो मुझे नर्सिंग के अंदर सबसे ज़्यादा लैकिंग लगता है, वो लगता है प्रोफेशनल ग्रोथ। ठीक है? शायद आप रिलेट करेंगे इससे, ठीक है? प्रोफेशनल ग्रोथ, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? अपन ही लोग हैं, हुँ, और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कौन रोकेगा आपको पढ़ाई करने से, मुझे ये बताइए? हैं? आजकल इन सर्विस एजुकेशंस हैं, आप करिए एमएससी, सिलेक्शन के बाद में आप करिए पीएचडी, करते भी हैं लोग, अभी तो करने भी लग गए हैं, ठीक है? आप जाइए अलग-अलग स्ट्रीम में, किसने रोका है आपको? आप करिए यूपीएससी की प्रिपरेशन, किसने रोका है? स्टेबल तो हो ही चुके हो ना फाइनेंशियली। लेकिन लोग क्या चूज़ करते हैं? नौकरी लग गई, 6 घंटे ड्यूटी करा, घर गया, आराम से शादी हो गई, बच्चे हो गए, मस्त। वो सबसे ज़्यादा गंदा मुझे लगता है, और शायद इसी चीज़ से बचने के लिए मैंने टीचिंग जो है वो चूज़ किया था। कि चलो एट लीस्ट मैं अपडेटेड रहूँगा, एट लीस्ट मैं लोगों को कुछ सिखाऊँगा, एट लीस्ट मेरी एक प्रोफेशनल रिकॉग्निशन उसके अंदर रहेगी। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, अब आज अगर देखा जाए, एक गैस्ट्रो में काम करने वाले नर्सिंग ऑफिसर से अगर पूछा जाए कि मेडिसिन के अंदर क्या होता है, ईएनटी के अंदर क्या होता है, उसको नहीं पता।
क्यों? क्योंकि वो हुँ। सारी चीज़ों से डिटैच हो चुका है। अब उसको पता है कि बस गैस्ट्रो की चीज़ें मेरे काम आनी है, गैस्ट्रो की चीज़ों के बारे में उसको नॉलेज है। लेकिन ये सबसे बड़ी गंदी चीज़ है। बीइंग ए डॉक्टर, जो डॉक्टर्स के अंदर सबसे अच्छी चीज़ है, वो रिसर्च करते हैं, हुँ। उनकी प्रोफ़ेशनल ग्रोथ बहुत अच्छी है, बार-बार उनकी सीएमईज़ होती है। अपने यहाँ तो सीएमईज़ भी एनकरेज नहीं करते हैं लोग, जॉइन ही नहीं करते हैं। कितनी सारी मैंने देखा है, कितनी सारी बार होता है, यहाँ पे एमडेली की जो एजुकेशन सेल है, टीचिंग सेल जो है हुँ। नर्सिंग की, वो लोग सीएमईज़ कंडक्ट करवाते हैं, उसमें कितने लोग जॉइन करते हैं? 8, 10, 15। तो वो जो सबसे बड़ी चीज़ है, वो मैं सभी से ये चीज़ कहना चाहूँगा कि अपनी जो टीचिंग है, अपनी जो लर्निंग जो स्किल्स है, उसको आप कंटिन्यू करिए। थोड़ा-थोड़ा सीखते रहिए, थोड़ा-थोड़ा अपनी चीज़ों को अपडेट करते रहिए। अपडेट्स बहुत ज़रूरी है। अगर वही बात है कि एडaptation जो है, वो नेचर के अंदर सर्वाइवल का बेस्ट टूल है। अडॉप्ट आप तभी कर पाओगे जब आप अपने आप को अपडेटेड रखोगे, नहीं तो लोग भूल सही बात। जाएँगे आपको। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जितना पढ़ सकते हो, सिलेक्शन के बाद में भी जितना टाइम आप पढ़े हुए सकते हो, पढ़ो। अपनी प्रोफ़ेशनल ग्रोथ करो, एमएससी करो, पीएचडी करो, रिसर्चेज़ करो, किसने रोका है? उससे आपको रिकॉग्निशन ही मिलेगी, उसको आपको कोई नेगेटिव वो नहीं है पॉइंट उसका। नहीं, आपने सही बोला, सबको लगता है कि अब लग गई जॉब तो अब उसके आगे कुछ नहीं दिखता। क्योंकि मैं देख रहा हूँ, डे बाय डे देख रहा हूँ यहाँ पे मैं लोगों को ना, वो चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से फ़ील करी है। हुँ। बहुत अच्छे से फ़ील करी है। इवन दो मतलब मेरे तो इतना ज़्यादा पहले मैं भी नहीं पढ़ता था क्योंकि बताया मैंने कि मैं जिस बैकग्राउंड से आया वहाँ पे एजुकेशन का इतना ज़्यादा कुछ था भी नहीं और फ़ील भी नहीं किया। गाइडेंस हुँ। भी इतना अच्छा नहीं था टू बी ऑनेस्ट क्योंकि मम्मी-पापा दोनों ही पढ़े हुए नहीं थे, ठीक है? तो इतना अच्छा गाइडेंस नहीं था। लेकिन जब मैंने ये चीज़ फ़ील करी कि पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो सारा कुछ हो पाया, ये हुँ। सारा कुछ पढ़ाई से ही हो पाया। आज मैं जो कुछ भी हूँ, अपनी जो मैंने पढ़ा, जो मैंने सीखा उन्हीं की वज़ह से हूँ। तो मैं इस चीज़ को और कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। तो ये चीज़ सभी को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए जहाँ तक है। आपका भी प्लान है ये मास्टर्स करने का? डेफ़िनेटली मेरा प्लान है और मेरा जो प्लान है वो फॉरेंसिक्स में है। अभी हुँ। मैंने इंस्टीट्यूट इस साल मैंने सिर्फ़ इसे इंस्टीट्यूट की वज़ह से ही वो नहीं किया क्योंकि थोड़ा-सा टाइम इसको मेरे को देना पड़ रहा है। हुँ। वन्स ए व्हाइल इस तरफ से मैं थोड़ा-सा स्टेबल अगर हो जाऊँगा तो डेफ़िनेटली मैं इन सर्विस एमएससी करूँगा और वो करना ही है मुझे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। आई थिंक हमें अब यहाँ पे खत्म करना चाहिए। हाँ, काफ़ी हो गया मतलब चलो 40 मिनट के आस-पास का जाते-जाते हो गया। जाते-जाते अपने चैनल का भी प्रमोशन कर जाइए। हाँ, फ़ॉलो करो नेक्स्ट जेन ई-नर्सिंग को यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐप भी जो है वो लॉन्च होने ही वाला है या फिर हुँ। आप जब वीडियो देख रहे होंगे तब ऐप लॉन्च हो चुका होगा। नेक्स्ट जेन ई-नर्सिंग जो है, उसी नाम से रखेंगे और बाकी लिंक जो है वो आई थिंक मैं हर्षिता शेयर जो कर है वो दूँगी। अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देगी, तो वहाँ से आप हमें जॉइन कर सकते हो और हुँ। डेफ़िनेटली बस इतना ही मैं आप लोगों को ट्रस्ट दिला सकता हूँ कि बहुत अच्छा हम लोग कर रहे हैं और आपका साथ अगर हमें मिला, तो हम आपके साथ हैं और आपकी इस जर्नी के अंदर अगर हम इतना सा भी कंट्रीब्यूट कर पाएँ, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो गिव अस अ चांस, ठीक है? और थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस सेशन आल्सो और हर्षिता को भी थैंक आप यू। लोग जो है सब्सक्राइब करिए। ये भी एक ओह! ऐसे रजिस्टर्ड नर्सिंग ऑफिसर है, जो मैं मतलब इनकी एम्स दिल्ली जूनियर रह छोड़ के चुकी हूँ। हाँ, मतलब एम्स दिल्ली छोड़ के अभी करंटली न्यूज़ीलैंड के अंदर है। और वहाँ पे भी हुँ। एंडोस्कोपी नर्स है क्योंकि यहाँ पे इसने गैस्ट्रो जॉइन किया था, ठीक है? तो बिल्कुल ये इसने भी बहुत हार्ड डिसीज़न्स लिए एम्स दिल्ली जैसे इंस्टीट्यूट को रिज़ाइन करना, अपनी फैमिली से दूर रहना, तो हुँ। बिल्कुल इसने अपने ड्रीम्स को जो है चूज़ किया है और आई थिंक इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ऐसी बात नहीं है। मतलब मैं भी कभी-कभी सोचने को मजबूर हो जाता हूँ कि यार मैं भी चला जाऊँ हुँ। क्या फॉरेन? ठीक है? जब मैं इसकी वीडियोज़ देखता हूँ, जब मैं इसकी पोस्ट देखता हूँ कि कितने बढ़िया से चिल आउट कर रही है, तो वो ओह! चीज़ें मुझे भी कहीं न कहीं मोटिवेट करती बट ऑल्दो मैं भी अच्छे से एन्जॉय कर रहा हूँ अपनी लाइफ़ हुँ। को। तो मैं भी बहुत खुश हूँ और डेफ़िनेटली हर्षिता भी बहुत खुश होगी कि आप उसको सब्सक्राइब करें, फ़ॉलो करें और मेरा भी शेयर करें इसके प्रमोशन कर वीडियोज़ दिया को। आपने साथ-साथ। सबका भला होना चाहिए। ओके, तो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर, कमेंट सब कुछ कर देना। बस मैंने ये स्टार्ट इसीलिए किया है क्योंकि शायद आप लोगों को समझना चाहिए कि जो नर्सिंग में है वो ये समझो कि नर्सिंग सिर्फ़ बेड साइड नहीं है, उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस बहुत हैं। कुछ है। तो
हम ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे, ऐसे लोगों को बुलाते रहेंगे जो आपको एनकरेज हाँ, करते रहें। और वन मोर थिंग फॉर यू स्पेशली, इफ यू हैव हाँ, स्टार्टेड दिस थिंग, कंटिन्यू करना है इस चीज़ को। ये धमकी समझ ज़रूर, लो, कुछ भी समझ लो, ज़रूर। बट हाँ, कंटिन्यू करना है। पहला पॉडकास्ट मेरे साथ शूट किया है, ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है और ये मेरा भी एक तरीके से देखा जाए तो पहला ही पॉडकास्ट है, इवन दो हुँ, मैं तो जहाँ कोचिंग करके आया था, वहाँ पे भी मैंने इंटरव्यू नहीं दिया अपने सिलेक्शन के। तो मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है और सेम थिंग कि कीप गोइंग, कीप लर्निंग एंड जस्ट लिव योर लाइफ विद हाँ, हैप्पीनेस।